Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिस इंसान ने अभी तक कोई गलती नहीं की है उसने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की है। ऐसा ही मानते थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी के उन यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था, जहां पर सर अल्बर्ट आइंस्टीन उनके पैदा होने के बाद ही डॉक्टर ने उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुताबिक काफ़ी बड़ा था, फिर भी वो एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह जन्मे थे। लेकिन उनका दिमाग कुछ खास था, कुछ अलग करने की सोच थी उनमें। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर कुछ अलग करने, डॉक्टर बता रहे थे कुछ अलग करेंगे वो। लगभग आज 60 साल हो गए हमको आइंस्टीन ने छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो हमसे दूर है, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट, उनके रिसर्चेस आज भी उसी तरह तरोताज़ा काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हर कोई क्रिएटिव इंसान उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है आखिर कैसे, हाउ टू हैपन इट मेकिंग अ वेरी वेरी क्रिएटिव एंड डिफरेंट वर्क्स। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो यहाँ तक इतने लंबे, इतने अच्छे, इतने एक्सपेरिमेंटेड वर्क तक खींच करके ले आया, जिसे लोग आज भी वही मानते हैं। क्या उनके ब्रेन में कुछ सुपर नेचुरल पार्ट्स थे या कुछ ऐसे मशीनरी पार्ट्स थे जो उनको ये सब करने के लिए प्रेरित करते थे? आज यही सब जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए और समझते रहिए। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो उनका सर एक नॉर्मल बच्चे से काफ़ी बड़ा था, जो काफ़ी अभिन्न भी था और अलग दिख रहा था। इसलिए नॉर्मली आप सुने होंगे कि आपके आसपास पड़ोस में 1 या 2 साल में बच्चे बोलना और चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की केस में बिल्कुल अलग था। वो लगभग 4 साल तक ना बात कर पाते थे, ना ही कुछ बोल पाते थे, ना ही चल पाते थे। लेकिन अचानक एक दिन यूँ हुआ कि एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ जो नाइट का खाना खाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं डिनर करने के लिए बैठे थे, तो वो बोले अचानक कि सूप बहुत गर्म है। तो उनके माता पिता अवाक हो उठे कि ये कैसे हुआ। ये सब सुनने के बाद उनके पेरेंट्स हैरान हुए और बड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने पूछा कि आखिर अभी तक तुम क्यों नहीं ऐसा बोलते थे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने अजीब व गरीब आंसर किया। आइंस्टीन से जुड़े बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो यही नहीं रुके, बहुत आगे अलग प्रकार से रिसर्चेस करके सामने ला के दिखाए हैं, जो सफल भी रहे हैं और आज भी उसी थीसिस पे काम हो रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की कुछ ऐसी आदतें थी जो बिल्कुल नेचुरल नहीं थी। उनको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस याद नहीं रहता था। एक दिन उनके ही सहकर्मी काम करने वाला जब उनसे उनका नंबर मांगा तो वो उसे नहीं दे पाए। तो इस प्रकार के बिहेवियर से जो उसके उत्तर ना दे पाए, माने उसका ईमेल आईडी और एड्रेस ना बता पाए, अपना नंबर ना बता पाए, इस पे सहकर्मी काफ़ी चकित रहा, वॉन्डर्स रहा और बाद में उनसे पूछा कि आप आखिर अपने नंबर्स और टेलीफोन आदि को क्यों नहीं याद रखते हैं? तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उत्तर दिया कि जो चीज़ आसानी से ढूंढने से मिल जाती है आखिर उसे क्यों याद रखना। एक और बहुत बड़ा सच है, अल्बर्ट आइंस्टीन कभी अपने जूतों के अंदर सॉक्स नहीं पहनते थे। ये भी बहुत बड़ी सच बात है। कारण है कि उनके पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि जब वो शूज पहनते थे तो सॉक्स में उंगलियों के कारण छिद्र हो जाते थे, जिससे बहुत जल्दी वो फट जाते थे। यहाँ तक कि रिसर्चों से पता चला है कि उन्हें अपने जूतों के लैस भी बांधने नहीं आते थे, इसलिए वो दूसरों से उन्हें बनवाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा ये कहा करते थे कि मैं कोई अभिन्न या कोई अलग या वंडरस इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर वही क्यूरियोसिटी बहुत कूट कूट के भरी है, कुछ अलग करने की मैं सोच रखता हूँ जिससे कुछ नया हो पाता है। और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन शुरू में इतना तेज दिमाग के नहीं थे। उन्हें बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके मैडम या शिक्षक उनका डांटा किया करते थे। उन्हें बहुत छोटी चीज़ें याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था। उनकी कुछ ऐसी हरकतें थी शारीरिक, जिससे उनको लोग, उनके आसपास के लोग उन्हें फिजिकली हैंडीकैप्ड कहना शुरू कर दिए थे, मतलब विकलांग कहना शुरू कर दिए थे। और उनकी आदतों से लोग उन्हें बेवकूफ़ भी कहा करते थे। यही कारण है कि उनके टीचर्स भी उन्हें लाइक नहीं करते थे। मैथ और साइंस के अलावा वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुआ करते थे, जिससे इस पे टीचर्स को काफ़ी नाराज़गी रहती थी।
अल्बर्ट आइंस्टीन को किताबी ज्ञानों का अनुभव बहुत कम था, फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी नई एक्सपेरिमेंट, नई थीसिस, नई रिसर्चेस को किताबों के सामने समझ प्रस्तुत किया, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी आज भी उस पर वर्क कर रही है। यही कारण है कि आज भी उनका दिमाग बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ गिनती किया जाता है और उस पर काफ़ी लोग विचार करते हैं। 18 अप्रैल 1955 के आइंस्टीन की मृत्यु के बाद बड़े बड़े ऑटोप्सी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने डेड बॉडी से उनके दिमाग को निकाल लिया और बिना उनके परिवार की परमिशन से निकालकर भाग गए। इस हरकत से सरकार ने उन पर इस हरकत के लिए थॉमस हार्वे को उस नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इस दिमाग को पढ़ने और रिसर्च करने में आखिर नौकरी से निकालने जाने के बाद थॉमस हार्वे ने ये अपने दिमाग में लाया कि हम अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का रिसर्च जरूर करेंगे, जिससे आगामी दिनों में आने वाले टाइम में इसके दिमाग को अच्छे तरीके से भांपा जा सके और नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा सके। लेकिन तमाम प्रकार के व्यवधान के बाद थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को परमिशन ना मिलने के कारण एक जार में कैप्च करके रखा रहा। बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हेंस अल्बर्ट आइंस्टीन के परमिशन के बाद उसको रिसर्च करने के लिए प्रयोग किया और उन्होंने जब रिसर्च शुरू किया तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को उन्होंने वेट या तौला, जो 1230 ग्राम का निकला, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफ़ी छोटा था। और बाकी आप जानते हैं एक नॉर्मल इंसान का दिमाग कम से कम 1400 ग्राम मतलब 1.5 किलो से थोड़ा कम होता है। इसके बाद विलियम हार्वे ने उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में काट दिया। कई साइंटिस्टों के बाद उन्होंने भेज दिया ताकि ये रिसर्च किया जा सके कि उनके आखिर दिमाग में क्या था, आखिर किस दिमाग के थे वो जो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या करने में सफल रहे। उसके बाद थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग के लगभग 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाए, जिससे बिल्कुल माइक्रो तरीके से एकदम बारीकी से कोई भी रिसर्च किया जा सके कि आखिर इनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें थीं। और रिसर्च में ये पाया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में आम इंसान लोगों से ज़्यादा सेल्स पाई गई, जो एक क्रियोसिटिक माइंड को इंडिकेट करती हैं। और ख़ास बात ये है जो उनके दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा था वो आम इंसानों से काफ़ी अलग था। आखिर यूँ कहें तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, यह दिमाग का सबसे अलग हिस्सा होता है, सबसे अभिन्न हिस्सा होता है, जो ये इंडिकेट करता है डेवलपमेंट ऑफ माइंड को। यही कारण था कि उनका दिमाग सबसे ज़्यादा डिफरेंट तरीके के थिंकिंग को लाता था और नए नए एक्सपेरिमेंट को इंडिकेट करता था। और जब आगे साइंटिस्टों ने पुनः उनके दिमाग को रिसर्च के लिए लाया, फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया, तो वो हैरान रह गए कि उनके दिमाग में रिंकल पेरिकुलम पेरिपेटल अपरकुलम रिंकल पेरिकुलर फिर से सुन लीजिए, रिंकल पेरिकुलर अपरकुलम ये मिसिंग था। यही कारण है कि उनका जो ब्रेन का साइज था पेरिकुलर का, अपरकुलम का, वो 20% सेल से अधिक बना हुआ था, जिससे मैथमेटिक माइंड अधिक काम कर रहा था और उनका दिमाग अधिक रिसर्च करने के लिए ज़्यादा डेवलप था। और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या भी 17% और अधिक थी ना एबनॉर्मल लोगों से। और उनके दिमाग में विजन, सुपरबिलिटी एंड मैक्सिबिलिटी के रूप बहुत अधिक था। और भी साइंटिस्टों का कहना है कि उनके दिमाग में बहुत सारे फोल्ड्स थे जो इंटेलिजेंस के और भी सूचक हैं, इंडिकेटर हैं, जिससे इंटेलिजेंस कैपेसिटी और बढ़ जाती थी। आज भी अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के म्यूजियम में रखा गया है। फ्रेंड्स, माना कि साइंस ने आज भी बहुत सारी तरक्की कर ली है, बहुत सारी टेक्निक आ गई है, लेकिन फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को उस तरीके से नहीं पढ़ा जा सका। साइंटिस्टों का मानना है आगामी दिनों में और डेवलप टेक्निक होने के कारण दिमागों को और अच्छे तरीके से समझा या बूझा जा सकता है। फ्रेंड, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए। और आगामी वीडियो को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।